नमस्कार दोस्तों। आज मैं फीवर इन चिल्ड्रन पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फीवर इन चिल्ड्रन पार्ट 1 देख लीजिए। वो आपका देखना और समझना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के कंटेंट को ठीक से समझने के लिए। पिछले बार जो मैंने डिस्कस किया था वो ये कि हमें फ़ीवर से नहीं घबराना चाहिए। फ़ीवर आपके लिए जनरली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। मैंने ट्राई किया था कि मैं आपको समझा सकूं कि डिफरेंस क्या है फीवर और हीट इलनेस में, और वो हमारी ट्रीटमेंट में मायने रखता है, जैसा कि आज हम देखेंगे। और वो फीवर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए। फिर आज हम घर बैठे बैठे, जब तक आप डॉक्टर को मिलने नहीं जाते हैं, और अगर आपने फीवर उतारना ही है तो आप घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आप ये देख लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये भी एम्फेसाइज़ किया था कि फीवर से घबराना नहीं है, लेकिन साइंस ऑफ सीरियस इलनेस क्या है वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और वो साइंस ऑफ सीरियस इलनेस अगर आपको दिखें तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल है कि अगर फीवर हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है तो क्या हमें वाकई फीवर को ट्रीट करना चाहिए। वेल, हमारे फीवर ट्रीट करने के कुछ वैलिड मेडिकल रीजंस भी होते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपके बच्चे का एक्टिविटी लेवल। बुखार कई बार जब आता है ना तो बुखार अपने साथ और कई सिम्टम्स लेके आता है। उसमें वन ऑफ दो सिम्टम्स कई बार बच्चे की एक्टिविटी लेवल का कम हो जाना। अगर आपका बच्चा लेथार्जिक हुए जा रहा है, थोड़ा उसकी एक्टिविटी लेवल कम हुई जा रही है, तो हमें डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल पड़ता है कि ये फीवर रिलेटेड सिम्टम है जिसके कारण ये बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक हो गया है, थोड़ा सा डल हो गया है एज़ कम्पेयर टू हिज बेसलाइन, या फिर ये फीवर की कोई कॉम्प्लिकेशन है। और एक बार अगर मैं फीवर उतार देता हूँ और उस चीज़ को, इस फैक्टर को अगर मैं बाहर निकाल दूँ और फिर मैं देखूँ कि बच्चा अब एक्टिव अलर्ट हो गया है या अभी भी सुस्त पड़ा हुआ है, फीवर उतरने के बाद अगर आपका बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है तो वो मेरे लिए एक अच्छा साइन नहीं है। वो मैं साइंस ऑफ सीरियस इलनेस की तरह काउंट कर सकता हूँ। तो अगर आपका बच्चा बहुत लेथार्जिक है, फीवर उतरने के बाद भी वैसे लेथार्जी बनी हुई है, तो वो मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जबकि अगर उसकी एक्टिविटी दोबारा अगर वो बाउंस बैक कर जाता है, ही इज़ मोर लाइक हिज यूजुअल सेल्फ, एक्टिव, अलर्ट, चीयरफुल, प्लेफुल, तो इन दैट केस ना हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। हमारी चिंता इनफैक्ट गायब हो जाती है अगर यही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, तो ये पता करने के लिए कि क्या चल रहा है बॉडी में, कोई सीरियस इलनेस चल रही है कि कोई सीरियस इलनेस नहीं चल रही है। तो अगर बच्चे की एक्टिविटी लेवल कम हो रही है तो मैं दवा इसलिए भी देने की बात करूँगा बुखार की कि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है वर्सेस ये जस्ट फीवर रिलेटेड सिम्टम है जो फीवर कंट्रोल करते ही ठीक हो गया, तो उसमें मैं ज़्यादा रीएश्योर्ड हो जाऊँगा। दूसरा, मैं बुखार की दवा इसलिए दूंगा क्योंकि बुखार के साथ कई बच्चों का ना मुँह खुलना ही बंद हो जाता है, वो खाना पीना दोनों बंद कर देते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ फीवर इज़ कि हम बच्चे को एक तो फ्लूइड खूब सारा दे करके रखें। अगर हम फ्लूइड नहीं दे करके रखेंगे तो बच्चे में डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मेडिकल भाषा में हम एक टर्म यूज़ करते हैं इनसेंसिबल लॉस। लाइक हमारे यहाँ से स्किन से ना हमेशा पसीना उड़ता रहता है, बहुत एकदम बिल्कुल लो लेवल पे ये इवापोरेशन होती रहती है। हम जब सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें भी वाटर निकल रहा होता है। और जब आपको फीवर आता है तो ये जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है ये बढ़ जाता है। तो अगर आपके बच्चे को बुखार है और वो पानी ठीक से नहीं पी रहा और आपका इनसेंसिबल लॉस बढ़ा हुआ है, तो आपके बच्चे को ऐसे ही डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है। कई बार हम देखते हैं कि फीवर आया, जैसे ही फीवर ऊपर गया, टेम्परेचर ऊपर गया, आपके बच्चे ने ना खाना पीना कम कर दिया, बट जैसे ही मैं बुखार नीचे कर देता हूँ आपके बच्चे का ओरल इंटेक बढ़ जाता है। तो एक मैं उस फैक्टर के लिए भी, ये मेरा एक वैलिड रीज़न होगा जिसके लिए मैं फीवर का इलाज करूँ। कई बच्चों का मुंह खोलना इवन सॉलिड्स के लिए काफ़ी कम हो जाएगा। और आई नो फीवर में ना मैं पेरेंट्स को यही काफ़ी फ्रीक्वेंटली समझा रहा होता हूँ कि देखिए, जब आपका बच्चा ठीक है ना तब मेरा गोल पोस्ट अलग होता है, तब मैं बैलेंस डाइट और बाकी चीज़ों की बात करता हूँ। बट जिस समय आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गोल पोस्ट चेंज हो गया है। मैं पहले बैलेंस डाइट की बात में करता हूँ, पहले मैं ये बात करता हूँ कि एटलीस्ट बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखें। उसमें हम सबकी एपेटाइट कम हो जाती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पहले बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रख लीजिए। वेल हाइड्रेटेड रखने के बाद अगला मेरा गोल है मैं जितना सॉलिड खिला सकूँ, मेरा वो सब मेरे लिए बोनस है। तीसरा एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है, उसे बॉडी एक हो रहा है, पूरे टाइम बच्चा रोए जा रहा है, क्लिंगी होके पड़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। तो बुखार की दवा ऐसे में हम इसलिए देते हैं
क्योंकि मैं आपके बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ। वहाँ बुखार उतारने से कोई मेरे को इलनेस के नेचुरल कोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा गोल क्या है, बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उसे कंफर्टेबल बना देते हैं। इसलिए हम फीवर की मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंड देन हमारे पास एक स्पेशल सब ग्रुप होता है। इस सब ग्रुप में मेरे को फीवर की दवाई यूज़ करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, जैसे जब हम बचपन में जब हम साइंस के क्लासेस में गए होंगे तो हमने पढ़ा होगा आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए होता है, एक सपोर्टर ऑफ कंबशन भी चाहिए होता है, इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो ऐसे बॉडी जब ये हीट जनरेट कर रही होती है ना, तो ये भी हीट जनरेट करने के लिए आपका जो सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में जितने भी जो रिएक्शंस होते हैं जिससे हीट जनरेट होती है, वो भी रिएक्शंस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं और तभी वो हीट जनरेट होती है, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब नॉर्मली एक हेल्दी आदमी जिसे कहीं कोई बीमारी नहीं है, उसमें हम ये जो बॉडी है जो इंक्रीज ऑक्सीजन की नीड है उसे आसानी से मीट कर लेती है जब बॉडी फीवर जनरेट कर रही होती है, जब बॉडी का हाई टेम्परेचर हो जाता है। बट मान लीजिए आपको फेफड़े की कोई बीमारी है, तो उसमें बॉडी जिस हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगी वो लिमिट हो जाती है। आपको हार्ट की कोई बीमारी है, जैसे आप हार्ट फेलियर में हैं, इन दैट केस आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन कर जाएंगे, ठीक है। आपके अगर फेफड़े की अगर मेजर इलनेस है और आपके शरीर का ऑक्सीजन बॉर्डरलाइन रहता है, एक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता है, जिन बच्चों को ये बीमारी होगी, आई एम प्रीटी श्योर उनके पेरेंट्स को ये नाम पता होगा, उनमें इन सब केसेस में अगर हम बुखार बढ़ने देंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है और आपकी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही जो पेशेंट्स हमारे आईसीयू में होते हैं, जो जिनके लिए हम कहते हैं आइनोट्रोप्स या वेजोप्रेसिस पे हैं, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कम है, वो काफ़ी सीरियसली इल हैं, उनको हम दवाइयाँ दे रहे होते हैं ताकि उनके खून में, ताकि उनके बॉडी में खून का प्रवाह, खून का फ्लो बिल्कुल ठीक से होता रहे। इन दवाइयों को आइनोट्रोप्स या वेजोप्रेसिस कहा जाता है। अगर आपका बच्चा इनके ऊपर है ना आईसीयू में, तो बुखार आने पे आपके बच्चे का ब्लड प्रेशर गिर सकता है और वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे केस में हम फिर से बुखार की दवा देंगे। या अगर आपको इस कंपार्टमेंट का अगर प्रेशर हाई है, जैसे कई ट्यूमर्स वगैरह में हो सकता है, हेड इंजरी के बाद हो सकता है, अगर भगवान न करे किसी बच्चे का अगर कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ हो और उसे बाद में हम आईसीयू में मैनेज कर रहे हैं, तो उसको जब दिक्कत होती है, मतलब उसको अगर थोड़ा भी फीवर आता है, तो उसके इसमें ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन ब्रेन को एक लिमिटेड वे में ही मिल रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही मिल रहा है, और अगर वहाँ ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक रिलेटिव ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण वहाँ ब्रेन डैमेज बढ़ सकता है। सो इन सब ये जो एक स्पेशल सब ग्रुप है ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, और ये जो जितने के जितने स्पेशल सब ग्रुप्स हैं ये किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम डॉक्टर को डिसाइड कर लेने देंगे, वहाँ पे हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग हम लगाने नहीं जाएंगे कि ये जो स्पेशल सब ग्रुप है इसमें हमारा बुखार उतारना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट अदरवाइज़ जैसा मैंने बोला पहले हमारे पिछले स्लाइड में कि या तो बच्चे की एक्टिविटी ठीक नहीं है, या बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या उसका ओरल इंटेक कम है, जनरली वो एक हेल्दी बच्चे के लिए वही रीजंस होंगे ट्रीट करने के लिए फीवर को। तो हम रियल लाइफ में बच्चों को बुखार की दवा देते क्यों हैं? वेल, हम ये जो मैंने मेडिकल इंडिकेशंस जिनकी बात की उसके लिए तो देते ही देते हैं, बट ये एक हकीकत है कि पेरेंट्स बहुत बुरी तरह एंशियस होते हैं, और अगर हम बुखार का इलाज न करें तो उन पेरेंट्स को ही नींद नहीं आएगी, ठीक है, वही बहुत घबराए हुए रहते हैं। और रियल लाइफ में इस पेरेंटल एंजाइटी को कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। और मेरा पूरा जो ये वीडियो बनाने का जो आइडिया है वो यही है कि अगर मैं आपकी एंजाइटीज़ कम कर सका तो इस इंडिकेशन के लिए जो आप दवाइयाँ देते रहते हो बच्चे को, और कई बार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देते हो, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो मेडिकल इंडिकेशन जब मेडिकल नीड है तब आप दीजिए, बट मेजॉरिटी केसेस में कई बार जो दवाइयाँ चल रही होती हैं वो रियलिटी में पेरेंटल एंजाइटी या क्योंकि माँ बाप घबराए हुए हैं और हमको समझा नहीं पाए इसके कारण चल रही होती है। ओके, ये जब आप फीवर का, जैसे मैंने बोला अगर फीवर की दवा देनी है, और जैसे मैंने नीड बताई कि अगर बच्चा थोड़ा आपको सुस्त लग रहा है उसके लिए देते हैं, एपेटाइट कम हो गया है, बच्चा पानी नहीं पी रहा है, या बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए जब हम देने बैठेंगे आपके बच्चे को दवाई, तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ ना, चिड़िया की आँख को देखिए। अर्जुन को जब तीर चलाना था ना, तो चिड़िया की आँख को देख रहा था
आजू बाजू पत्ते या जो डालियाँ हैं उधर देखोगे तो आप खाली डिस्ट्रैक्ट होगे। ट्रीटिंग फीवर में मेरा जो गोल है वो आपके बच्चे को कंफर्टेबल करना है, उसके टेम्परेचर को किसी नॉर्मल टेम्परेचर तक लाना नहीं है। मान लीजिए आपके बच्चे को 104 का बुखार था और आपने पैरासीटामॉल दिया। जब आप पैरासीटामॉल दोगे तो उतने के बाद उसका बुखार थोड़ा कम होगा। अब कई बार पेरेंट्स इस चीज़ के कारण बहुत घबराए रहते हैं कि डॉक्टर साहब 104 का 101 तो हो गया, ठीक है, अब क्या करें, अब कौन सी दवा दें, या और डोज बढ़ा दें क्या, या कितना जल्दी मैं बुखार की दवा रिपीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब हमारा गोल क्या था? हमारा गोल बच्चे को कंफर्टेबल करना था। हमारा गोल ये था कि बच्चा एक्टिव, अलर्ट और प्लेफुल हुआ कि नहीं। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ मैंने कहीं पे भी जो आपका जो पहला पार्ट 1 वीडियो लेक्चर बनाया, जो पार्ट 2 बनाया, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर नंबर, इनफैक्ट मैंने फीवर की आपको डेफिनेशन भी नहीं दी है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा मतलब कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका गोल इतना है कि टेम्परेचर को सिर्फ इतना कम करिए कि बच्चा अगर अनकम्फर्टेबल है तो उसके बाद कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। तो किसी नॉर्मल टेम्परेचर को हमने टारगेट नहीं करना है, ठीक है। बच्चे का कंफर्ट फाइनल टारगेट, मछली की चिड़िया की आँख वही है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग चाइल्ड। अभी रिसेंटली कल ही जो मैं ओपीडी देख रहा था उसमें एक मेरे जो पेशेंट है वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि डॉक्टर साहब रात को 103 बुखार था, हमने उसको उठाया, उठाने के बाद हमने उसको बुखार की दवा दी और उसके बाद भी हमने देखा तो 1 घंटे बाद उसका बुखार 101 था। साहब आपने बच्चे को उठाया क्यों? सोते हुए बच्चे को मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा सो रहा है तो बच्चा कंफर्टेबल है। हम सारे पीडियाट्रिशियंस इस बात को अग्री करते हैं कि एक स्लीपिंग चाइल्ड को उठा करके दवा देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कंफर्टेबल था। मेरे दवा देने का मेन गोल, उससे मैं किसी आपके बीमारी को चेंज नहीं कर पाता हूँ या बीमारी के आउटकम को जनरली मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ। मेरा सिर्फ बच्चे का कंफर्ट आइडिया है फीवर ट्रीट करने का। तो अगर बच्चा सो रहा है ना तो उसे बार बार उसे उठा करके दवा देने की ज़रूरत नहीं। ओके, नाउ विच मेडिसिन, अगर हम दवा देते हैं आपके बच्चे को बुखार उतारने के लिए तो कौन सी दवाइयाँ दें? मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और अगर हम बोलें सबसे ज़्यादा सेफ़ दवा, और एब्सोल्यूट सेफ़ जैसी कोई भी दवा नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए इस चीज़ को। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ, मैं हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट लोगों को गिनाता हूँ। जो आप पानी पीते हैं मैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स गिनाता हूँ, जो आप ऑक्सीजन की सांस लेते हैं मैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स गिनाता हूँ। तो हम में से कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि किस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और 100% गारंटी है, प्लीज़ ऐसे एडवाइसेस से दूर भागिए, ये मेरी जनरल एडवाइस है। लेकिन हाँ, पैरासीटामॉल एक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेडिसिन है बुखार उतारने के लिए, प्रोवाइडेड आप इसका ठीक से इस्तेमाल करें। जो लोग यूएस में रहते हैं वो इस पैरासीटामॉल को एसिटामिनोफेन नाम से जानते हैं। वहाँ हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जिस चीज़ को पैरासीटामॉल कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसी चीज़ को एसिटामिनोफेन कहते हैं। तो वो हमारा फर्स्ट चॉइस होगा। इसके बाद कुछ केसेस में आप आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हो, ये आप अपने डॉक्टर से बात करके कर लीजिएगा। आइबुप्रोफेन का यूज़ मैं जनरली इसे ओवर द काउंटर मेडिसिन करके नहीं बोलूँगा। ओवर द काउंटर में पैरासीटामॉल ठीक है, यानी बिना चिकित्सक की सलाह लिए जो शुरुआती जो डोज होते हैं एक आध, वो आप पैरासीटामॉल का अपने से कर सकते हो। आइबुप्रोफेन प्रायः आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही करना चाहिए, उसका बगैर नहीं करना चाहिए। तो ये तो मेरी क्लियर लिस्ट की दवाइयाँ हैं और मैं नॉर्मली बोलूँगी इसके अलावा भी दवाइयाँ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेफेनामिक एसिड आती है, और भी कई तरह की दवाइयाँ हैं जो बुखार उतारने के लिए आती हैं। बट अगर मैं सेफ्टी डेटा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी डेटा पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन का है। सेकेंड नंबर पे आइबुप्रोफेन आता है। हमारे देश में मेफेनामिक एसिड काफ़ी यूज़ होती है और जब मेरे पेशेंट्स लेके आए तो मैं चलने भी देता हूँ अगर वो ठीक से उस दवा का यूज़ कर रहे हैं तो। बट उसको मैं इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं बोलूँगा जितना ज़्यादा सेफ्टी डेटा आइबुप्रोफेन का है। कुछ दवाइयाँ जो एडल्ट्स में प्रायः काफ़ी कॉमनली यूज़ हो जाती हैं, मैं उनके लिए मना करूँगा। एक उसमें एस्पिरिन है, ठीक है। एस्पिरिन 12 साल से छोटे बच्चों में हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे, बहुत रेयर इंडिकेशंस में, और फीवर के लिए यूज़ नहीं करते, किसी दूसरे चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन 12 साल से छोटे बच्चों में जनरली आपको एस्पिरिन अपने से तो यूज़ नहीं करना है। हम भी बहुत सोच समझ के एस्पिरिन देते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रियस सिंड्रोम, बहुत ही ख़राब बीमारी है, 12 साल से छोटे बच्चों में हो सकती है एस्पिरिन में। तो बिना चिकित्सक के सलाह
एस्पिरिन तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इससे जितना हो सके दूर रहिए, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशन में जब आपका डॉक्टर लिख करके दे रहा है तो हम बहुत सारी प्रिकॉशंस लेकर के देते हैं, और ऐसे में आपको प्रिकॉशन समझा देते हैं, फिर उसके बाद एस्पिरिन किया जा सकता है इस्तेमाल। एक और दवा आती है निमेसोलाइड, और मैं इनमें से किसी भी दवाइयों का ना ट्रेड नेम नहीं लूँगा, बिकॉज वो मुझे नहीं लगता है कि प्रोफेशनली एक सही चीज़ होगा ट्रेड नेम लेना। बट जब आप कंटेंट देखते हो तो एक चीज़ आप देख सकते हो, निमेसोलाइड। जब आपके बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा होता है ना, तो कई बार लोग निमेसोलाइड दे देते हैं और निमेसोलाइड से बुखार उतर जाता है, ठीक है। बट निमेसोलाइड एक अच्छी दवा नहीं है। आपके बच्चे का लिवर हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, और शायद उसे लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने पिछले भी वीडियो में समझाया था कि मेरे को बुखार से डर नहीं लगता। इनफैक्ट छोटे बच्चों के फॉर्मुलेशंस इंडिया में अब निमेसोलाइड के नहीं मिलते, बट लोग क्या करते हैं, गोलियां अभी भी मिलती हैं तो गोलियों को तोड़ देते हैं। हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तोड़ करके हम बच्चों को खिला देते हैं। ये चीज़ बहुत 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 सीरियस हो सकती है। प्लीज़ डोंट डू दैट। सो घर पे बैठे बैठे आप पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करिए। आइबुप्रोफेन जब तक आप अपने डॉक्टर से बात ना कर ले नहीं। एस्पिरिन प्लीज़ इस्तेमाल ना करेंगे। निमेसोलाइड बच्चों में जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए। निमेसोलाइड आपने यूज़ ही नहीं करना। ओके, देन पैरासीटामॉल। तो आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको एक इंडिकेशन है जो मैंने अब तक जो गिनाई उनमें कि हाँ आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, तो अब आप बुखार की दवा देंगे कैसे? देखिए, सबसे बेस्ट ये होता है जब हम कोई भी आपको दवाइयाँ देते हैं, एंड पैरासीटामॉल दुनिया भर की उन कॉमन दवाइयों में से है जहाँ साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके बच्चे में टॉक्सिसिटी भी आ सकती है, और क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी ड्रग डोजेजेस में होती है। तो इस स्लाइड को बिल्कुल ठीक से समझ लीजिएगा। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास लास्ट टाइम गए हो और उन्होंने जो भी आपको पैरासीटामॉल का डोज लिख के दिया हो, और जो भी फॉर्मुलेशन यानी जो भी उन्होंने आपको पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब किया सस्पेंशन के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में, उसी स्ट्रेंथ की बिना वो स्ट्रेंथ बदले, और उन्होंने जितना बोला था, ठीक है, मान लो सस्पेंशन है उन्होंने 5 ml बोला था तो 5 ml, बट वही स्ट्रेंथ जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, वो जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन है, जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं मिलते वो तरीका यूज़ कर लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। बट इवन अदरवाइज अगर मान लीजिए आपके पास आपकी फाइल नहीं मिल रही है, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज ईच डोज 15 मिलीग्राम पर किलो का आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग ये एक सेफ डोज है। सो 15 मिलीग्राम पर किलो से मेरा क्या मतलब है? एक सिंपल से कैलकुलेशन के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके बच्चे का जो वज़न है वो 16 किलो है, 16 kgs। 16 kgs का अगर मेरे को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज कैलकुलेट करना है तो 16 टाइम्स 15 करना पड़ेगा, और ये हो गया 240 मिलीग्राम का टोटल डोज। अब ये इसका टोटल डोज है और ये डोज मिलीग्राम में है। अब जो दवाइयाँ हैं वो कई स्ट्रेंथ्स में आती हैं हमारे इंडियन मार्केट में। फॉर एग्जांपल 120 मिलीग्राम इन ईच 5 ml स्ट्रेंथ आती है। अगर मेरे को आपको बच्चे को 240 मिलीग्राम देना है और मैं 120 मिलीग्राम ईच 5 ml स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको 10 ml देना पड़ेगा। बट मान लीजिए आप ये फॉर्मुलेशन चेंज कर देते हैं और आपके पास अगला फॉर्मुलेशन जो है वो आप इस बार आप पिछली बार आप 120 मिलीग्राम ईच 5 ml स्ट्रेंथ वाली आप दवा लेके आए तो डोज आपका 10 ml होगा। अगर आप मार्केट जाते हैं और इस बार उसमें दूसरा फॉर्मुलेशन अगर आप लेकर के आ जाते हैं फार्मासिस्ट से, जो कि 240 मिलीग्राम ईच 5 ml है, तो अब आपको 240 मिलीग्राम का डोज देने के लिए सिर्फ 5 ml देना पड़ेगा। कई बार हम ड्रॉप्स वाले सस्पेंशन ड्रॉप्स वाले लेके आए होते हैं पैरासीटामॉल वाले सस्पेंशन, तो उनमें क्या होता है कि उसमें ईच ml में 100 मिलीग्राम होता है, उसका अगर आपने 5 ml दिया ना तो 500 मिलीग्राम का डोज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो देना है तो आपने 2.4 ml देना है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप ऐसा समझिए कि मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ या जिसे लोग अलग अलग पावर कहते हैं, अलग अलग पावर की दवाइयाँ हैं, और एक कांस्टेंट जो आपका जो डोज है वो मैं मिलीग्राम पर किलो पर डोज में बता रहा हूँ, ये ml वाला डोज नहीं है।
ml वाला डोज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ रीजनेबली ठीक ठाक है और आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप सेफली दवा यूज़ कर लीजिए इस कैलकुलेशन के बाद। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर साहब का जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन और जो लास्ट फॉर्मुलेशन है प्लीज़ उसको फॉलो करिए, वो एक सेफ तरीका है। दूसरा, मैं कई बार पेरेंट्स को देखता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने ये दवा का तो लिख के दिया है, हमारे पिछले डॉक्टर साहब ने भी एक वो लिख के दिया हुआ, मैं वो दवा यूज़ कर लूँ क्या? अब साहब आपको देखना पड़ेगा कि मैं जब भी आपको पैरासीटामॉल देता हूँ मैं एक स्ट्रेंथ लिख करके देता हूँ कि इतने पावर वाली ये दवा है, ठीक है। पैरासीटामॉल कोई महंगी दवा नहीं है, प्लीज़ जाइए और आपका डॉक्टर उस समय जो लिख रहा है वो लेकर के आ जाइए, क्योंकि अगर आप घर जाके अगर आप फॉर्मुलेशन बदलते हैं और उसमें कोई अलग कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए आप और सिर्फ आप जवाबदार हैं, कोई और नहीं, ठीक है। दूसरी एक और गलती, जब लोग इस टाइप के कैलकुलेशंस कर रहे होते तो ml और मिलीग्राम में होती है, ठीक है। ये जो डोज 15 मिलीग्राम पर किलो का डोज है वो मिलीग्राम में है और उसमें से कितना ml निकलेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि दवा की स्ट्रेंथ कितनी है। एक और जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि मान लीजिए आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है, आप एक पैरासीटामॉल दे रहे हो बट आप एक साथ में एक उसे कॉफ कोल्ड मिक्सचर या जैसे हम कॉफ सिरप कहते हैं आप वो भी दे रहे हैं। अब बहुत सारे कॉफ सिरप्स में भी पैरासीटामॉल होता है, तो साहब आपके दो सोर्सेज से पैरासीटामॉल डालें, ओवरडोज हो सकता है, टॉक्सिसिटी आ सकती है। सो ये जो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाली जब दवाइयाँ चल रही होती हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। मेरे लिए ये समझ लीजिए कि पूरे दिन का पैरासीटामॉल मिला के मैं जनरली आपको 60 मिलीग्राम पर किलो की बात कर रहा हूँ, यानी 15 मिलीग्राम पर किलो के 4 डोजेस ड्यूरिंग एनी 24 आवर्स पीरियड। और अपर डोज कितना, कई एजेंसीज 4 ग्राम पर डे की बात करती हैं, कई एजेंसीज ने 4 को कम करके अब 3 कर दिया, कहते हैं 4 में कई बार टॉक्सिसिटी हो जाती है तो 3 कई एजेंसीज ने कर दिया है। बट कुछ ऑथर्स इवन 2 ग्राम पर डे टोटल डोज की भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा से 100 किलो का है और मैं उसे 15 मिलीग्राम दे रहा हूँ तो एक बार में आपका 1.5 ग्राम का डोज हो गया, ठीक है। और मेरे अनुसार आप अगर सिर्फ ये वीडियो देख करके एडवाइस ले रहे हैं तो ईच डोज को आप 500 मिलीग्राम को एक्सीड नहीं करोगे और पर डे आप 2 ग्राम को एक्सीड नहीं करोगे। आपका डॉक्टर आपको इससे ज़्यादा दे सकता है बट आपके डॉक्टर को ना और भी बहुत सारे फैक्टर्स पता होते हैं कि किन किन चीज़ों से पैरासीटामॉल के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं, किन किन चीज़ों में नहीं बढ़ेंगे, तो वो चीज़ आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। आपके लिए अगर आपकी मैथ्स ठीक है 15 मिलीग्राम पर किलो पर डोज, नॉट पर डे इज़ 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे और टोटल आप 15 के अगर 4 डोजेज अगर आप दे पाते हो तो ये है। व्हाट इज़ द मिनिमम गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ पैरासीटामॉल? 4 घंटे का गैप आप रख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप हर बार 4 घंटे का गैप रखोगे तो 24 घंटे में सोच लीजिएगा 6 डोजेज होते हैं, ठीक है। आपके द मोमेंट किसी भी 24 घंटे में 4 डोजेज कंप्लीट हो गए, आप उसके बाद डोज बिना अपने डॉक्टर से बात किए आप आगे का इलाज नहीं करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कई चीज़ों में हम देखेंगे कि आपके पैरासीटामॉल का डोज भी कम हो जाता है। जो बच्चे मैलनरिश्ड हैं, जिन बच्चों का वजन कम है, उनमें कई बार पैरासीटामॉल के साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग कहते हैं भाई अगर हो सकता है कि उसमें आपका डॉक्टर इंडिविजुअल डोज कम कर दे, शायद 15 मिलीग्राम पर किलो की बजाय वो शायद 10 मिलीग्राम कर दे। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ कि आप 6 आवरली देते रहिए, हो सकता है आपका डॉक्टर 8 आवरली कर दे, तो वो डॉक्टर को डिसाइड कर लेने देंगे। बट ये मोटा मोटी डोजेजेस है और ये आपको समझ में, मुझे लगता है मैंने समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया है, पुराना प्रिस्क्रिप्शन निकालिए अपने डॉक्टर साहब का और उसमें जो डोज दिया हुआ है उस डोज को आप यूज़ कर लीजिए, ओके। देन एक और सेफ्टी की चीज़ मुझे बतानी होती है। हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो डोजेस जो दे रहे होते हैं ना लोगों को, वो हम चम्मच के फॉर्म में देते हैं, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच जो हमारा जो टीस्पून होता है वो हम 5 ml को गिनते हैं। तो जनरली 2.5, 5 इस तरह के मल्टीपल्स में हम लोगों को डोज बता रहे होते हैं। और कई बार जो मेरा डोज होगा ना वो 3.2 मिलीग्राम होगा, 3.2 ml होगा, ठीक है, 4.2 ml होगा, ठीक है, 2.8 ml होगा। अब आप इस डोज को कैसे लें? ढक्कन के ऊपर मत जाइए। जो लोग यूएस या यूरोप में रह के आए हैं, जो पेरेंट्स, वो कई बार देखेंगे कि वहाँ जब आपको दवाई मिलती है सस्पेंशंस, तो साथ में ये जो सिरिंज है ना, ये सिरिंज मिलता है और उसे वहाँ लोग डोज डिस्पेंसर कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भले जो बॉटल्स आती हैं उनके साथ वो ढक्कन ही आता है और ये डोज डिस्पेंसर नहीं आता। आप किसी भी फार्मेसी में जाके ये 5 ml की सिरिंज, 10 ml की सिरिंज, 2 ml की सिरिंज लेकर के आ जाइए और इसमें बड़े छोटे छोटे ग्रेजुएशंस होते हैं।
आपको नीडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिरिंज को अंदर डालिए, उसमें डोज आप एग्जैक्ट भर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, 2.7 ml, 2.8 ml, 3.6 ml वॉटेवर, और इसको ले करके सीधे बच्चे के मुंह में धीरे धीरे आप स्क्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्ट डोज जब हम चम्मच में करते हैं तो उसमें डोज एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, अंडर डोजिंग, ओवर डोजिंग होने की। जब आप इन सिरिंजेस को, जिन्हें कई बार लोग डोज डिस्पेंसर बोलेंगे, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके बच्चे की जो डोजिंग होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। कोई भी दवाई, सिर्फ पैरासीटामॉल ही नहीं, जब आप घर पे रखते हैं तो उसे एक मेडिकेशन कैबिनेट में रखा जाता है, और ये कैबिनेट ऐसा होगा जो आपके बच्चे के रीच से बाहर हो, और प्रेफरेबली लॉक्ड हो। हम बच्चों में ड्रग ओवरडोजेज देखते हैं, पॉइजनिंग्स देखते हैं, सो प्लीज़ जो भी दवाई रखिए ऐसे जगह रखिए जहाँ बच्चे का हाथ न पहुँचता हो। तो ये तो हो गई दवा की बात। दूसरी, उसके बाद जो लोग हमारे पास बात कर रहे होते हैं वो ये होता है कि डॉक्टर साहब दवा तो दे दी, अब बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा, तो क्या उसको नहला दें, क्या हम उसको स्पॉन्ज कर दें। अब मैं उन सब डिस्कशंस पे आ रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि देखिए, और इसके लिए फिर से ना, अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस चीज़ को देख लीजिए, मैंने एक थर्मोस्टैट की बात की हुई है, और थर्मोस्टैट अब आगे के जो हमारे जो वीडियोस, जो आगे की जो स्लाइड्स हैं, आगे का जो हमारा डिस्कशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ अभी हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम, उसे 103 104 का बुखार आ रहा है। काफ़ी फ्रीक्वेंटली जब लोग मेरे ओपीडी में आते हैं ना, तो उन्होंने दो दो स्वेटर, 4 जैकेट्स बच्चे को पहनाए होते हैं, अच्छी खासी शॉल उड़ाई होती है। हम सबके दिमाग में ना एक कॉमन कोल्ड का एक ऐसा है कि भैया कॉमन कोल्ड ना तो ठंडी चीज़ों से होती है, और हमें लगता है कि बस बच्चे को हम गर्मी वाली चीज़ों से लपेट करके रखेंगे ना, और ये है तो मेरे बच्चे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। अगर आपको बुखार उतारना है, और ये मैं किसी कॉमन कोल्ड का आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा कि जो सरद गर्म वाली चीज़ें हैं ये लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, ये मेरी मेडिकल साइंस की बनाई हुई नहीं है। जो सरद गर्म जिस चीज़ को आप समझते हो कॉमन कोल्ड को, वो मेरे लिए सिर्फ एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग ही प्रिवेंट करता है, दूसरी कोई चीज़ प्रिवेंट नहीं करती है। ठीक, तो ये सरद गर्म वाली चीज़ों से बाहर आ जाइए। अब मान लेते हैं आपके बच्चे को 104 का बुखार है, आपने दवा दिया, दवा देने के बाद क्या है, मान लीजिए 104 से दवा ने रीसेट करके उसको 100 कर दिया आपके केस में। ऐसे में क्या होगा, आपकी बॉडी हीट जनरेशन तो कम कर देगी, बट आपके बॉडी में ऑलरेडी जो हीट जनरेट हो गई है उससे तो बॉडी को लूज़ करना पड़ेगा ना, और वो लूज़ करने के लिए सिंपल फिजिक्स के प्रिंसिपल से काम करते हैं कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, प्रोवाइडेड बीच में कोई इंसुलेटर ना हो। जैसे हम थर्मस में गर्म चाय रख लेते हैं और वो चाय ठंडी नहीं होती, क्योंकि आपका थर्मस के अंदर जो चाय पड़ी हुई है वो हीट लूज़ नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही अगर आपने बच्चे को स्वेटर और जैकेट पहनाए हुए हैं, और अगर आप बुखार उतारना चाहते हो तो भाई मेरी दवाई काम नहीं करेगी। मेरी दवाई का सिर्फ इतना काम है कि वो थर्मोस्टैट को लोअर टेम्परेचर पे रीसेट करे, लेकिन जो हीट लॉस है वो तो सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप बच्चे को पतले कपड़े में, चड्डी बनियान में डाल दीजिए, आप एसी चला सकते हैं, आप पंखा चला सकते हैं, उससे आपके बच्चे का कोई कॉमन कोल्ड वर्सन नहीं करेगा। ठीक है, ठंड और गर्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है हमारे मेडिकल साइंस के अनुसार। ठीक है, इन्फेक्शंस होते हैं, तो आप प्लीज़ उसको पतले कपड़े में डाल दीजिए, तभी आपका बच्चा हीट लूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो सर स्वेटर पहनाना, जैकेट पहनाना, रजाई ओढ़ाना, वो सब क्या एडवाइस है। फिर कई बार जब आपके बच्चे का बहुत तेज़ी से बॉडी को थोड़े समय में बुखार चढ़ाना होता है तो बॉडी शिवरिंग करती है, आपको बुखार के साथ चिल्स एंड राइगर्स आते हैं। ठीक है, अब चिल्स एंड राइगर्स बॉडी का बड़ा स्मार्ट तरीका है। देखिए, ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, अगर हमें गर्मी चाहिए होती है तो हम लोग हाथ रब करते हैं ना, हाथ रगड़ते हैं। जब हम हाथ रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होता है, हमें गर्माहट महसूस होती है। वैसे ही जब बॉडी को बहुत थोड़े समय में हीट जनरेट करना होता है, आपके ब्रेन ने थर्मोस्टैट को हायर सेट किया है और आपको हीट जनरेट करना है, तो पूरी बॉडी ना शिवर करती है। और शिवर एक थर्मियोजेनेसिस का मैकेनिज्म है, ये एक हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म है। आपका बॉडी तेज़ी से हीट जनरेट करेगा। उसके बाद बॉडी में एक और स्मार्टनेस है, बॉडी आपको ये फीलिंग देती है कि आपको ठंड लग रही है, एंड देन आप स्वेटर ओढ़ते हो, आप जैकेट पहनते हो, आप रजाई पहनते हो, आप हीटर ऑन करते हो, सब कुछ, ताकि हीट लॉस फर्दर रुक जाए।
इससे एडवांटेज क्या होगा, एक तो हीट जनरेशन बॉडी की बढ़ गई, दूसरा हीट लॉस रुक गया, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। और ब्रेन ने जितना थर्मोस्टैट सेट किया था उस बीमारी के ऊपर से, वहाँ तक जब टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो आपकी शिवरिंग बंद हो जाएगी। तो जिस समय आपके बच्चे को शिवरिंग हो रही है, जिस समय आपके बच्चे को राइगर्स आ रहे हैं, मैं बच्चे के कंफर्ट के लिए, फिर से गोल हमारा बच्चे का कंफर्ट है, हम बच्चे के कंफर्ट के लिए उससे सब उड़ाइए, रजाई उड़ाइए, आपको जो करना है करिए, ठीक है, उसको कवर करिए बच्चे को, हीटर ऑन करिए, बट जैसे ही वो टेम्परेचर ऊपर पहुँच गया, अब अगर आपने डिसाइड किया है कि बॉडी का टेम्परेचर उतारना ही उतारना है, तो जब तक आप ये पहने रहोगे ना, तब तक नहीं होगा। सो शिवरिंग एंड राइगर्स वाले फेज़ में प्लीज़ कवर अप, बट उतने के बाद अगर आपको बुखार उतारना है और ये शिवरिंग वाला फेज़ बंद हो गया है, देन अगर आप कवर्ड अप हो, वो चीज़ सही नहीं है, एसी पंखा सब चलाइए, सब कुछ करिए, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो पेरेंट्स कई बार वो नहीं समझ पाते हैं, वो कि बच्चा अगर बहुत दौड़ेगा, खेलेगा, भागेगा, हम थोड़ा सा रेस्ट इसमें ये करते हैं। रेस्ट के साथ हम जानते हैं कि फीवर थोड़ा जल्दी सेटल हो जाता है, और इवन बच्चे में हाइड्रेशन को प्लीज़ आप नकारेंगे नहीं, हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, बार बार उसे फ्लूइड्स देते रहिए, जो भी बच्चा लिक्विड गले के नीचे उतार सके वो मेरी तरफ से अलाउड है, प्रोवाइडेड कि वो जंक फूड ना हो, ठीक है। एक और चीज़ बात आती है कि डॉक्टर साहब ठीक है, अब तो हमने बुखार की दवा दे दी, मेरे को बुखार उतारना ही उतारना है, बट बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा, तो क्या करूँ, ठीक है। हम उसे स्पॉन्ज कर सकते हैं कि नहीं, रात के 2 बजे हम उसे नहला सकते हैं कि नहीं, उसकी नाक बह रही है, छींक रहा है, खांस रहा है, हम उसे नहला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये ठंडी गर्म वाली चीज़ मैं फिर से रिफ्यूट कर रहा हूँ, ये हमारी मेडिकल साइंस की देन नहीं है, ये लोगों की आपस की बनाई हुई धारणा है, और ये मिथ पब्लिक में ब्रेक करने की ज़रूरत बहुत है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर बच्चे का बुखार उतारना है तो आप गुनगुना गर्म पानी से आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, इसी को हम टेपिड स्पॉन्जिंग भी कहते हैं। टेपिड मतलब गुनगुना गर्म पानी, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि टेपिड स्पॉन्जिंग है क्या, ठीक। वैसे ही एक ज़माने में कोल्ड स्पॉन्जिंग हुआ करता था, आप बर्फीला ठंडा पानी लेते थे और उससे बच्चे को या पेशेंट को ना आप स्पॉन्ज किया करते थे। ये बहुत ही आउटडेटेड एडवाइस है, बहुत ही पुरानी एडवाइस है, आज की तारीख में खाली फिल्मी है, रियल में आपको कोई डॉक्टर ये बोल के करने को नहीं दे रहा है, ठीक है। हम टेपिड स्पॉन्जिंग की बात करते हैं। गुनगुना गर्म पानी रख लीजिए, जब आप गुनगुने गर्म पानी से स्पॉन्ज करते हो, सी हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब तक उस पानी का टेम्परेचर आपके बच्चे के शरीर के टेम्परेचर से कम है ना, हीट उधर से इधर ही फ्लो करने वाला है। एक तो ये मैकेनिज्म होता है ठंडा करने का, जैसे मान लीजिए किचन में आपका गर्म बर्तन है, अगर आपने उसे तुरंत ठंडा करना है, डाल दीजिए उसके ऊपर पानी, किचन का वो बर्तन ठंडा हो जाएगा। वैसे ही जब आप स्पॉन्ज करिएगा तो आपके बच्चे का शरीर थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाएगा, अगर आपको बुखार उतारना और खाली पैरासीटामोल से आपका काम नहीं हुआ है। और दूसरा, जब हम स्पॉन्जिंग करते हैं ना, तो खाली सिर पे मत करिए साहब, होल बॉडी करिए। आपके बच्चे का खाली सिर गर्म नहीं है, पूरी बॉडी गर्म है। एक और एडवांटेज जो टेपिड स्पॉन्जिंग के साथ होता है, वो इवापोरेटिव हीट लॉसेस होते हैं। जब भी इवापोरेशन होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, तो अपने साथ कुछ हीट लेकर के जाता है, और इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जो मटके में पानी ठंडा होता है, उसका यही मैकेनिज्म होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पानी भाप बन के उड़ता है और मटके का पानी ठंडा हो जाता है। सो जब आप स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, तो एक तो हीट वहाँ से पानी में ट्रांसफ़र होता है, दूसरा इवापोरेटिव हीट लॉसेस होंगे, ठीक है, उससे ही पानी ठंडा होता है, उससे भी आपकी बॉडी ठंडा हो जाती है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, कई बार लोगों को होता है, डॉक्टर साहब पैरासीटामोल तो हमने नहीं दिया, बट हमने स्पॉन्जिंग कर दी, आपने हमें पिछली बार समझाया था स्पॉन्जिंग करना। सब फिर से जो फीवर की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पुराने वीडियो वाली, उसके ऊपर जाइए। फीवर आया कैसे? फीवर की डेफिनेशन में ये है कि थर्मोस्टैट आपके बॉडी का हायर टेम्परेचर पे सेट हो गया है, और तब बॉडी हीट जनरेट किए जा रही है उस थर्मोस्टैट में जितना जो नया सेट टेम्परेचर है उसके लिए। जब आपको इन्फेक्शन हुआ है तब ऐसा ही फीवर आता है। अब अगर आप खाली स्पॉन्ज किए जा रहे हो और आपने बुखार की दवा नहीं दी है, तो होगा क्या कि टेम्पररी तो उसका इफेक्ट आएगा। मैंने हीट लॉस बढ़ाने की कोशिश की, बट मैंने हीट प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इट्स क्वाइट लाइक एक ठंडा रूम है, आपने से 104 फ़ारेनहाइट ना आपने थर्मोस्टैट पे सेट कर दिया है, और आप अंदर ठंडी हवा जा रहे हो, तो थर्मोस्टैट क्या करेगा? वो हीटर आपका क्या करेगा? रूम हीटर और एनर्जी यूज़ करेगा और हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कि जो थर्मोस्टैट 104 अगर आपने उस रूम का टेम्परेचर सेट किया हुआ है फ़ारेनहाइट में, तो वहाँ तक वो कूल करे, क्योंकि थर्मोस्टैट का काम ही वही है। तो साहब, टेपिड स्पॉन्जिंग मेरा सेकेंडरी है, पहले मैं उस थर्मोस्टैट को कम करूंगा, अदरवाइज आपकी हीट बॉडी और हीट प्रोड्यूस करती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उसे पहले पैरासीटामोल देंगे,
और पैरासीटामोल देने के बाद भी इंतज़ार करिए। 45 मिनट्स 1 आवर तो ऑनसेट ऑफ एक्शन में लग जाता है, पीक एक्शन आने में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। गिव इट टाइम, ठीक है। और फीवर से मत घबराइए, हमें बच्चे का कंफर्ट देखना है, वो हमारी चिड़िया की आंख है, वो हमारा गोल है, हमें सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। इतना नहीं है तो फिर अगर वो आप नहीं उतार पा रहे हैं और आपका बच्चा अनकंफर्टेबल है, आप स्पॉन्जिंग कर दीजिए। बट स्पॉन्जिंग खाली अकेला बिना दबा के करना मैं डिस्करेज करूंगा, वो चीज़ ठीक नहीं होगी, वो चीज़ गलत होगी। और ये थर्मोस्टेट वाला रीज़न मुझे लगता है शायद मैंने समझा दिया, ठीक है। एज अपोज टू हीट इलनेसेस, हीट इलनेसेस में क्या होता है, आपके ब्रेन का जो थर्मोस्टेट है ना वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे हीट स्ट्रोक और ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ बोलेगा वहाँ आपके बुखार की दवा नहीं काम करेगी, वहाँ पे आपको फिजिकल कूलिंग मेथड से यूज़ करने हैं। ये टेपिड स्पॉन्जिंग या और भी हमारे कई तरीके होते हैं बुखार उतारने के लिए। जब हम हीट स्ट्रोक या हीट इलनेस वाला बच्चा जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं, तो अभी के लिए खाली इतना समझ लीजिए कि अगर आप खाली स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, खाली ये कर रहे हैं ना, तो हीट इलनेस, लू लगना, उन सब चीज़ों के लिए ठीक है, बट जो फीवर है उसके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो जो मेरा पार्ट 1 वीडियो का है जिसमें मैंने फीवर समझाया है, प्लीज़ वो जा करके देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिंग वर्सेस बेदिंग। डॉक्टर साहब स्पॉन्ज कराएं कि बेद करें? अगर आप खाली सिर पे पट्टी कर रहे हो और आप होल बॉडी पे स्पॉन्जिंग नहीं कर रहे हो तो सर आप खाली इतना ही पार्ट ठंडा कर रहे हो। जबकि जब आप बेद कर रहे हो बच्चे को, जब आप नहला रहे हो, तो आप पूरे शरीर को ठंडा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर खाली सिर पे पट्टी करेंगे तो बेदिंग मेरे लिए 19-20 थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन बेदिंग से भी ज़्यादा बेटर स्पॉन्जिंग तब है जब आप होल शरीर को स्पॉन्ज कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा होल शरीर को स्पॉन्ज करिए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है। और जब आप होल शरीर को स्पॉन्ज करते हैं उसके ऊपर बेदिंग के ऊपर जो एडवांटेज आ जाता है वो ये है कि साहब यहाँ इवापोरेटिव हीट लॉसेज आपके हो रहे हैं। स्पॉन्जिंग में एक चीज़ मैं और बताना हूँ कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, जिनकी फिजिक्स वगैरह बड़ी अच्छी है ना, उनको पता है कि अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल डालिए तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी से ना किसी भी चीज़ की कूलिंग होती है, वहाँ इवेपोरेटिव हीट लॉसेज आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लीज़ फिजिक्स और बायोलॉजी में अंतर है, ये काम मत करिए। अगर आपने पानी में अल्कोहल डाला तो ठीक है, आपके बच्चे का शरीर तो आई अंडरस्टैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, बट स्किन अल्कोहल एब्जॉर्ब करती है और आपके बच्चे की अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाएगी, जो मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। सो स्पॉन्जिंग मेरे लिए होल बॉडी का इज़ बेटर देन बेदिंग। बट मान लीजिए आपका बच्चा बिल्कुल नहीं लाइक कर रहा है ये वो, तो आप बेद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन फिर पैरासीटामोल पहले होना चाहिए। बट स्पॉन्जिंग इज़ प्रेफरेबल, होल बॉडी स्पॉन्जिंग इज़ प्रेफरेबल ओवर बेदिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया बुखार उतारना। अब दूसरा, बुखार आया किस कारण से, ये जवाबदारी आपके डॉक्टर की, ये जवाबदारी आपकी नहीं। हमारे यहाँ लोगों को लगता है बस बुखार आया, डॉक्टर साहब, हमारे पिछले डॉक्टर साहब ने ना हमें ये वाली एंटीबायोटिक लिख के दी थी, या आज से 6 महीने पहले जब बच्चा बीमार पड़ा था तब आप ही ने मेरे को ये वाली एंटीबायोटिक लिख के दी थी, तो मैंने चालू कर दी। साहब डोंट डू दैट। अधिकतर जो आपके जो केसेस हैं वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन हैं, वो अपने आप ठीक होंगे। हम जब एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देने में मेरा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरे को पता हो कि मैं क्या इलाज कर रहा हूँ, और शायद देने से पहले जब मेरे को देना होगा तो मैं बहुत सारे सैम्पल्स ले चुका हूँ उसके बाद, सो दैट आगे की मेरी ट्रीटमेंट में कन्फ्यूजन ना हो। फालतू के एंटीबायोटिक देने से आपका बच्चा कोई जल्दी ठीक नहीं हो जाने वाला। और अगर हम जब भी कोई मेडिसिन देते हैं ना, सारे 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक लाइकली बेनिफिट्स और दूसरे लाइकली रिस्क। अगर वायरल है आपकी एंटीबायोटिक तो काम करने नहीं वाली, बट रेयर ही सही साइड इफेक्ट्स कम, हर चीज़ में बात करते हैं, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। जब वो वायरल अपने आप ठीक होना है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, तो उसमें एंटीबायोटिक मत करिए। और दूसरा, एंटीबायोटिक यूज़ कर करके ना हम लोगों ने इतनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी है कि बिलीव मी, अब कई बार बच्चे जब एडमिट होते हैं ना तो हम सिंपल दवाइयाँ यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की कई बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पब्लिक में अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूजेज बहुत ज़्यादा है और लोग बिना पूछे डॉक्टरों से ले लेते हैं, और कई बार डॉक्टरों को प्रेशराइज करते हैं, ठीक। आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो ना तो साहब आप एक ओपिनियन के लिए जा रहे हो, आप इस चीज़ के लिए नहीं जा रहे हो कि डॉक्टर साहब पैरासीटामोल तो हमने ले लिया, आप हमें एंटीबायोटिक्स दे दो। नहीं, वो डॉक्टर का काम है डिसाइड करना, और एंटीबायोटिक कोई रामबाण नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में देख करके डिसाइड किया जाता है कि इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, और मेजॉरिटी केसेस में देना ही नहीं है, ठीक है। फीवर इज़ नॉट अ साइन ऑफ, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा मैंने व्हाट्सएप पे एक ये देखा था टी शर्ट, मुझे बहुत पसंद आया।
फीवर इज़ नॉट अ साइन ऑफ सेफ्ट्राक्सोन डेफिशिएंसी। सेफ्ट्राक्सोन एक एंटीबायोटिक का नाम है जो काफ़ी कॉमनली यूज होता है, ठीक है जी। मैं तो कहता हूँ इसको चेंज करके ये कर देना चाहिए, फीवर इज़ नॉट अ साइन ऑफ एंटीबायोटिक डेफिशिएंसी। मेजॉरिटी केसेस में आपको ज़रूरत नहीं है। सही डायग्नोसिस के बाद सही एंटीबायोटिक सही डोज में सही ड्यूरेशन के लिए देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही मत करिए। कई बार लोगों को लगता है डॉक्टर साहब बुखार की दवा दी थी, बुखार उतरा नहीं, और बुखार उतरा नहीं तो ये पक्का बैक्टीरियल है, ये तो वायरल हो ही नहीं सकता। साहब ऐसा नहीं होता। हम लोग प्रायः ऐसे वायरल इन्फेक्शन देख रहे होते हैं जिसमें आपने दवा दी, बुखार नहीं उतरा, दवा दी, बुखार नहीं उतरा, फीवर ऑफ कंसर्न है 104, प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। उसको डिसाइड करने दीजिए उसे कोई जांच करनी है कि नहीं, उसे डिसाइड करने दीजिए उसे कोई एंटीबायोटिक देना है कि नहीं। और मेजॉरिटी केसेस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा प्लेन पैरासीटामॉल से ठीक हो जाएगा। प्लस कई बार ये भी मैं देखता हूँ कि बच्चों को ना दवाई खाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और पेरेंट्स पकड़ के ठूस ठूस के दे रहे होते हैं। आप डिसाइड करो कि एक तो मैं पैरासीटामॉल में भी यही कह रहा हूँ कि बच्चे के कंफर्ट के लिए दे रहा हूँ, और दूसरा जहाँ उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, आप ज़बरदस्ती दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। फिर से ये जो पूरा वीडियो है ये मैंने सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, ताकि घर बैठे बैठे आप डिसाइड कर सको पार्ट 1 देख करके कि कब घबराना है कब नहीं घबराना, फीवर से क्यों नहीं घबराना है, क्यों साइंस ऑफ सीरियस इलनेस हैं, वो कौन कौन से साइंस ऑफ सीरियस इलनेस है जब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, घर बैठे बैठे जो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हो, जो पैरासीटामॉल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, ठीक है। लेकिन बीमारी की डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो करने के लिए आपका डॉक्टर ही ट्रेन है। तो प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। मैं किसी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं हूँ, आप जा करके अपने डॉक्टर साहब को ही देखेंगे, और अगर ये करने के बाद मैंने जो भी आपको समझाया, अगर उससे आपने कुछ गलत समझ लिया और आपके पेशेंट को कोई हार्म होता है, तो उसके लिए साहब मैं जवाबदार नहीं, उसके लिए आप और सिर्फ आप जवाबदार हैं। इस चीज़ को ठीक से, इस डिस्क्लेमर को आप बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना है, ये सिर्फ प्राइमरी फर्स्ट एड है टिल यू डोंट सी योर डॉक्टर, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि वीडियोज़ हम बनाते हैं उस समय वो साइंस एग्जैक्ट होती है, उस समय वो साइंस रीसेंट होती है। टाइम के साथ हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है। अगर थॉट प्रोसेस बदला और ये आप वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हो और इसमें से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की बात सुनिए, इस वीडियो को नहीं। कई बार लोग जब इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देख के आ जा होते हैं और बाकी यूट्यूब पे वीडियो देख करके आ जा रहे होते हैं या इंस्टा पे वीडियोज़ देख करके आ जा रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि क्योंकि ये डॉक्टर साहब यूट्यूब पे अवेलेबल है या इंस्टा पे अवेलेबल है ना, तो ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इनके बात करने की शैली बड़ी अच्छी है। प्लीज़ उसके ऊपर मत जाइए। आपका जो डॉक्टर है वो आपके लिए सेफेस्ट बेट है। आप अपने डॉक्टर को दिखा करके ही आगे का इलाज लेंगे, ठीक है साहब। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था, अभी मैं उसकी ये 3 दिन बाद ये नया वाला वीडियो बना रहा हूँ, एंड ऑलरेडी व्यूज़ 500 प्लस हो गए हैं, 50 प्लस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, इट रियली मीन्स अ लॉट। कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनली फीडबैक दिया था कि आपकी जो वॉइस है वीडियो में वो थोड़ी कम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में उस चीज़ को करेक्ट करने की। लेट्स सी कैसा रहता है, और जब तक अगला वीडियो ना बना के मिले तब तक के लिए नमस्कार।